हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस एंड पीसीएस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से एपेक्स लेवल पर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, या जिसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो नेशनल कमीशन। लेकिन नेशनल कमीशन देखो बहुत सारी होती हैं। मेरी राय में मानो तो ये शॉर्ट टर्म यूज़ मत करना कि नेशनल कमीशन भाई क्या, नेशनल लेवल पर से बहुत सारी कमीशन होती हैं। आप पूरा लिख कर आओ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, क्योंकि एग्जामिनर के संकीपन का आपको नहीं पता होता है। आप तो अपने हिसाब से बहुत बेच देने की कोशिश कर रहे हो, आप ज़्यादा चतुर बनते हो, उनमें आपसे ज़्यादा चतुराई भरी होती है। ठीक है, तो गलती करने का कोई स्कोप मत छोड़ना। उस टाइम पर पेपर को बचाकर कुछ नहीं कर लोगे। कॉम्पोजिशन, जो नेशनल कमीशन है, इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, अब मुझे एक बात बताओ ज़रा, ये कौन से राष्ट्रपति की बात हो रही है? भारत के राष्ट्रपति की? किसके किसके राष्ट्रपति की? पहले बोलो, हाँ पहले बोलो, राष्ट्रपति की तो बात हो ही नहीं रही है यहाँ पर। ये जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, इसका टॉप के चेयरमैन को डेजिग्नेशन क्या दी जा रही है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसा मत सोच लेना कि इंडिया के प्रेसिडेंट की बात हो रही है। इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मिनिमम कितने होने चाहिए? 4। मैक्सिमम? राइट, नहीं कहा जा सकता ना। अब वो जितना प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन चेंज भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है मैक्सिमम की? छोटी छोटी बातों का ऐसे ध्यान रखना प्लीज़। जब मैं कौन सी वो जो सीरीज़ स्टार्ट होती है ना लक्ष्मीकांत में एंड में, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना, उसमें आपको यही सब चीज़ें ऐसी ऐसी छोटी छोटी बारीकियाँ ध्यान रखनी है। चैप्टर वो तो एक एक 1.5 पेज के, आधे आधे पेज के चैप्टर है वो, लेकिन यही सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपॉइंट कौन कर रहा है, मिनिमम उस बॉडी के अंदर मेंबर्स कितने, मैक्सिमम कितने। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग 2020 में, क्योंकि अमेंडमेंट नहीं, नया एक्ट कब आया? साल 2019 में। तो 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा था कि नेशनल कमीशन या नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन 11 मेंबर्स। यानी कि अभी क्या सिनेरियो चल रहा है? मिनिमम 4, मैक्सिमम 11। लेकिन प्रीलिम्स में और मेंस में बैठने से पहले इसको एक बारी देखकर जाना। करंट अफेयर की मैगजीन्स में अगर ऐसा, मतलब कुछ भी अगर ऐसा चेंजेस होगा तो करंट अफेयर की मैगजीन में आ जाएगा। इन 11 में से रूल क्या कहता है? इन 11 में से एटलीस्ट 1 मेंबर शैल बी वुमेन। यहां पर एक बात लिख रखी है, पॉइंट नंबर 2, इसको देख लेते हैं। ये बोला हुआ है एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन रूल्स 2020। उन्होंने बोला था वेमेन मेंबर का होना ज़रूरी है, तो इसलिए एटलीस्ट आउट ऑफ द 11 मेंबर्स एटलीस्ट 1 शुड बी वेमेन। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है विद रिगार्ड टू क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, सैलरीज, अलाउंसेस, रेजिग्नेशन, रिमूवल और दूसरी सर्विस कंडीशंस। नेशनल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के या तो प्रेसिडेंट के लिए या मेंबर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट होगा या जो मेंबर्स होंगे नेशनल कमीशन के, दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ, मतलब इनका जो अपॉइंटमेंट कैसे होगा, यानी कि नंबर 1 टर्म तो आप यही देख लो, कीवर्ड, इनका इलेक्शन नहीं होगा, इनका क्या होगा? अपॉइंटमेंट होगा। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के प्रेसिडेंट और मेंबर्स हैं,
तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी रिकमेंडेशन पे? एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको कहा जाता है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। इस कमेटी को चेयर कौन करेगा? इट विल बी चेयर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या जज हो सुप्रीम कोर्ट का। अगर वो जज है ना, नॉर्मल चीफ जस्टिस नहीं है, सीजीआई नहीं है, उसका नॉमिनेशन फिर सीजीआई करेंगे। यानी कि कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, और लिखा हुआ है यहां पर, दोनों में समझ लेना, और ना ही मेंबर सोचना। एक कमेटी बनाई जाती है जिसका चेयरमैन होता है या तो सीजीआई या ऐसा जज सुप्रीम कोर्ट का जिसका नॉमिनेशन सीजीआई कर दे। ठीक है, बट अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 50 ईयर्स is not eligible for appointment as president or a member। यानी कि मिनिमम कितने साल का होना चाहिए प्रेसिडेंट या मेंबर? 50 साल। अभी किसकी बात हो रही है? क्या ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के भी मेंबर की बात हो रही है? ये रूल का, ये रूल ये भी कह रहा है क्या? नहीं, सिर्फ किसके लिए कह रहा है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के लिए। ओके, अपने ऑफिस में कितने कार्यकाल के लिए रहेंगे? कितना टाइम पीरियड होगा इनका? दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years और until they attain the age of 70 years। 70 साल जो है वो तय सीमा है प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कमीशन, और 67 years इन केस ऑफ मेंबर्स अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कमीशन। इनमें से कोई भी चीज जल्दी हो जाए, इसका मतलब क्या है? या तो वो 4 साल पूरे कर लें, और अभी भी जो प्रेसिडेंट है उसकी एज 69 है, 4 साल पूरे कंप्लीट करने के बाद, क्या उसको हटना पड़ेगा उस कुर्सी से? वो आज ही बना है और 4 दिन के बाद वो हो जाएगा 70 साल का, तो 4 साल उसको वो कंप्लीट कर सकता है? नहीं, विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पर ये कंफ्यूजिंग तो नहीं लगा? समझ में आ गया अच्छे से? तो 2A में क्या दे रखा है? दिस इज एज पर द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021। मतलब ये जो एज जो करी गई है ना, ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट जो थे उसमें एक ये कॉमन एज का पैरामीटर अपना लिया गया है कि प्रेसिडेंट की 70 साल और दूसरे मेंबर्स की 67 ईयर्स। और वही चीज़ यहाँ पर, ये भी तो एक प्रकार का ट्राइब्यूनल ही हुआ, कंज्यूमर्स को इंसाफ दिलवा रहा है, कौन जुडिशियल पावर्स है इसके पास, ये ट्राइब्यूनल नहीं हुआ एक प्रकार का? बताओ, जिसके पास जुडिशियल पावर्स हैं वो ट्राइब्यूनल तो हुआ ही ना। एंड डोंट वरी, ट्राइब्यूनल प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं इसका एक डेडिकेटेड चैप्टर है लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर, वो हम वहाँ पर देखेंगे। ओके, आगे एक इंपॉर्टेंट बात सुनो। नीदर द सैलरी एंड अलाउंसेस नॉर अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द प्रेसिडेंट और एनी अदर मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन शैल बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ये तो हम कॉमन बात पूरी लक्ष्मीकांत के अंदर पढ़ते हैं ना, हर चीज़ से रिलेटेड, प्रेसिडेंट हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सीजीआई हो, हाई कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, कोई भी बॉडी हो, कोई भी अथॉरिटी हो, एक बार अगर उसका अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद आप उसको नहीं कह सकते कि कम सैलरी ले लो, है ना, या फिर अब तुम्हें अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, अब तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी। जो भी चीज़ें हैं उसके आने से पहले होनी चाहिए। वो एक बार वो बन गया है तो उसके डिसएडवांटेज में उसके अगेंस्ट जाकर ऐसा कोई भी हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये क्यों करा जाता है? सो डेट दे कुड वर्क विदाउट फियर एंड फेवर। वरना वो फेवर करते रहेंगे ना इसमें, इस डर में कि कल को ऐसा ना कर दिया जाए, सैलरी कम नहीं कर दी जाए, हटा ना दिया जाए। अगर 4 साल या 70 साल है प्रेसिडेंट के केस में और 4 साल या 67 ईयर से मेंबर्स के केस में, तो वो रहेंगे ही रहेंगे। कल कौन से ऐसा बोला जा सकता है इसमें कि हमें तुम्हारा काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, उसके लिए इंक्वायरी कमीशन बैठ सकती है, लेकिन चले जाओ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद
jurisdiction, range of powers and functions क्या इनकी? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हैज़ द 3 तरह की जुरिस्डिक्शन होती है इनके पास, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन एंड रिविजनल जुरिस्डिक्शन। अब हम बात करते हैं पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की। जुरिस्डिक्शन का मतलब अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, रेंज ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस, रेंज ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस। नेशनल कमीशन शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स। अब एंटरटेन का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि कोई कंप्लेंट करने आया तो वो खिलखिलाकर हंस रहे हैं, ठीक है। एंटरटेन का मतलब होता है एक्सेप्ट। आप सोचो एंटरटेनमेंट चल रहा है वहां पे। इट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एक्सेप्ट कंप्लेंट्स। सुनना, अब कंज्यूमर, मैंने आपको क्या बताया था, टॉपिक से भटकना मत, चैप्टर को जान लो। यहां पर कंज्यूमर के साथ कुछ नाइंसाफी हुई है, उसने किसी गुड या सर्विस के लिए पैसे दिए हैं, है ना, और वो सेटिस्फाइड नहीं है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा कंप्लेंट करने के बाद भी। कुरकुरे वाला एग्जांपल याद है, या मदर डेयरी के दही का डब्बा, है ना। जहां पर वैल्यू जो है गुड या सर्विस की, वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड्स ₹10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा का अगर केस बनता है तो वो किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? नेशनल कमीशन। अब समझ गए कि अलग अलग ये कमीशन क्यों एस्टैब्लिश कर रखी हैं। अब इतनी तो हिंट मिली गई होगी कि स्टेट कमीशन थोड़े से कम केसेस को लेंगी और डिस्ट्रिक्ट वाली बहुत ही कम वैल्यू के केसेस को लेंगी, राइट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सच अदर वैल्यूज एज में डीम फिट, यानी कि ये 10 करोड़ तो बोल दिया गया, 10 करोड़ से ज्यादा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो 5 करोड़ भी इसको कर सकती है, 100 करोड़ भी कर सकती है, 1 करोड़ भी कर सकती है, 50 लाख भी कर सकती है। ये सारी पावर जो है कि नेशनल कमीशन कितने अमाउंट के केसेस को एंटरटेन करेगा, ये पावर किसके पास है पूरी की पूरी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या ऐसा कभी करा? जी हाँ करा। 2021 में ये जो लिमिट है रिड्यूस कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ऐसे केसेस को एक्सेप्ट करे जहां पर जो पूरे डिस्प्यूट की जो वैल्यू है कितने करोड़ से ऊपर है? 2 करोड़ से ऊपर। पहले कितना था? 10 करोड़ से ऊपर। यानी कि नेशनल कमीशन के पास बहुत कम केसेस आ रहे होंगे। अब केसेस बढ़ गए होंगे कि नहीं बढ़ गए होंगे? 10 करोड़ से जब 8 करोड़ की 10 करोड़ से जब 2 करोड़ के ऊपर की केसेस की बात करती है तो कम हो गई ना वैल्यू, तो ज्यादा केसेस आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे? बिल्कुल। अब यहां पर पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं एक बारी। तो दिस इज डन एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021, पूरा नाम इन रूल्स का। ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन रूल्स 2021, ओके। उसके बाद एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एपिलेट? यानी कि इट हैज एसोसिएशन विद द टर्म अपील, रिक्वेस्ट, राइट। तो नेशनल कमीशन के पास पावर होगी कि वो ऐसी अपील्स को एक्सेप्ट कर सकें अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एनी स्टेट कमीशन। यानी कि स्टेट कमीशन ने कोई ऑर्डर दिया, आप उससे नाखुश हो, ठीक है। अब आप उससे नाखुश क्यों? हो सकता है कि स्टेट कमीशन ने कोई मतलब बोला हो कि वर्डिक्ट आपके फेवर में ही बोली हो, या फिर जिस पार्टी के खिलाफ जो है ये बोला गया हो स्टेट कमीशन के द्वारा कि उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो नेशनल कमीशन के पास जा सकते हैं अगेंस्ट द वर्डिक्ट, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन। लेकिन रूल सुन लो, कंडीशन सुन लो। द अपील मे बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन। मान लो अगर 1 अगस्त को न्यू दिल्ली बोल लो, चलो ठीक है, वो तो कैपिटल में लोकेट होगी ना। दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने एक ऑर्डर दिया फाइव स्टार की कंपनी को कि कंज्यूमर के पास जो चॉकलेट का डब्बा आया था वो अच्छा नहीं है, अब तुम उसे कंपनसेट करो। तो 5 स्टार की कंपनी वाले
जा सकते हैं क्या नेशनल कमीशन के पास? और अगर आप खुश नहीं हो कि 5 स्टार वाले आपको सिर्फ 5 स्टार की कंपनी वाले आपको सिर्फ एक 5 स्टार दे रहे हो, उसके बदले में आपका जो टाइम वेस्ट हुआ, आप इतने देर से लेटर लिख रहे हो, मेल लिख रहे हो, आपको ज़्यादा कंपनसेशन चाहिए, आप खुद कंज्यूमर हो, मान लो मैंने केस रिवर्स कर दिया है, सिचुएशन उल्टी कर दी है, आप खुश नहीं हो, स्टेट कमीशन ने बोला एक 5 स्टार का डब्बा दे दो, 2 5 स्टार दे दो एक की वजह, आप खुश नहीं हो, आप इंसाफ चाहते हो और तगड़ी तरीके से, क्या आप जा सकते हो नेशनल कमीशन के पास? देखो नेशनल कमीशन कुछ भी करे, चाहे वो भले ही सेम बोल दे कि स्टेट कमीशन ने सही कहा है, वापस चले जाओ, लेकिन आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, मेरा मुद्दा ही है, पहले ये बताओ कितने दिन के अंदर अंदर, अगर एक अगस्त को अगर उसने बोला है तो दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने, है ना, 31 अगस्त तक 30 दिन के अंदर अंदर जाना है, ठीक है। बट नेशनल कमीशन में एंटरटेन एन अपील फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। अगर ये तारीख निकल गई और मान लो इस मंथ के लास्ट में रक्षाबंधन वगैरह पड़ रहा है, आपको कहीं जाना पड़ा, अपने होम टाउन वगैरह जाना पड़ा रक्षाबंधन के लिए, आप बाद में आते हो, आपने देखा यार ये रूल तो मुझे पता ही नहीं था कि 30 दिन के अंदर अंदर करना पड़ता है, मैं तो ये सोचकर बैठा था, सोचकर बैठी थी मैं आकर कर दूंगा कंप्लेन या कर दूंगी। अगर वो टाइम निकल गया है तो नेशनल कमीशन जो है वो हो सकता है कि एंटरटेन कर ले, एक्सेप्ट कर ले आपकी अपील को, इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर। जैसा कि स्टेट कमीशन ने वर्डिक्ट पास करी थी, उसके बाद भी वो एक्सेप्ट कर ले, अगर 30 दिन का समय बीत भी गया तो अगर उसको ये लगे, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग द अपील विद इन द गिवन टाइम, आप नहीं कर सके, लेकिन आप, मैंने तो आपको ये बोल दिया कि आप रक्षाबंधन पे गए थे, आप ये थोड़ी लिख कर दोगे मैं खुशियां मनाने गया होता, मैं त्यौहार चल रहा था वहां पर, कोई ठोस रीजन कि आप किस वजह से नहीं कर पाए। हो सकता है आप ये बोलो कि सर मैम हमें नहीं पता था, कंपनी 25 दिन से बेवकूफ़ बना रही है कि 5 दिन करके, या फिर आपको लगे कि आप और जगह मैकेनिज्म ट्राई कर रहे थे, फिर आपको किसी ने बताया कि आप हाँ स्टेट कमीशन के वर्डिक्ट के अगेंस्ट भी जा सकते हो, आप कुछ भी जो उनको लिख कर दे रहे हो उसको सही लगना चाहिए वो। अब ये चीज़ कैसे डिपेंड करती है कि हर केस में ये 30 डेज से ज़्यादा का टाइम लिमिट अगर एक्सेप्ट होगा तो हर केस को एक्सेप्ट कर लेगी क्या नेशनल कमीशन? बताओ, नहीं, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस और आपकी अपने केस को लेकर आपकी खुद की आर्ग्यूमेंट कितनी स्ट्रांग है कि मैं 30 दिन तक क्यों फाइल नहीं कर सका या क्यों फाइल नहीं कर सकी। फर्दर, नेशनल कमीशन शैल ऑल्सो हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये भी एक मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए होती है अथॉरिटी, बिल्कुल सेम वे में फंक्शन करती है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह जब मैं आपको करवाऊंगा तब और चीज़ें आपको पता लगेंगी। मैंने इसलिए आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये सब चीज़ों के साथ ही चैप्टर हो सकता है, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर राइट्स और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो ऐसे ही एक ये भी होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो नेशनल कमीशन के पास पावर ये भी है कि अगर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कोई वर्डिक्ट दे देती है तो इसके अगेंस्ट में, इसकी अपील्स के, सॉरी अपील कह रहा हूँ, इसकी वर्डिक्ट के अगेंस्ट में, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में आप नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जा सकते हो। अपील में बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द CCPA। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अगर 1 अगस्त को अगर ऑर्डर पास कर रही है, आप उसके ऑर्डर से ना खुश हो, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर 31 अगस्त तक नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जा सकते हो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। 2 जुरिस्डिक्शन हो गई, पेक्यूनरी और एपिलेट। तीसरी है रिविजनल जुरिस्डिक्शन। नेशनल कमीशन के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी स्टेट कमीशन को बोल सकता है तुम्हारे पास जो जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उसका रिकॉर्ड मुझे दो, या फिर तुम इस केस को छोड़ दो, ये 5 केसेस हमें दे दो। और फिर जिस पे फैसला स्टेट कमीशन को सुनाना था, नेशनल कमीशन जो है उस पर एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकती है इन एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट
विच इज पेंडिंग बिफोर और हैज बीन डिसाइडेड बाय द स्टेट कमीशन। यानी कि अगर स्टेट कमीशन डिसाइड कर भी चुकी है तो उसकी वर्डिट को काटकर, उसके ऑर्डर को काटकर अपनी फ्रेश वर्डिट दे सकता है। यानी कि यहां पर रिवीजन किसकी हो गई? कंज्यूमर के लिए या कंज्यूमर के अगेंस्ट जो वर्डिट जारी थी उसकी रिवीजन हो गई ना। अब लेकिन इसके लिए सर्कमस्टांसेस कौन कौन से होते हैं? 3 सर्कमस्टांसेस होते हैं कि कब, जैसे आपको पता ना, सुप्रीम कोर्ट कभी कभार केसेस छीन लेता है हाई कोर्ट से कि हमें दे दो, ये हाई कोर्ट लोकल कोर्ट से छीन लेता है कि हमें दे दो, राइट। लेकिन इसके लिए कंडीशन देख लो, इफ द स्टेट कमीशन हैज एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ। स्टेट कमीशन ने ऐसे किसी केस के ऊपर फैसला सुना दिया जो कि उसके अधिकारों के दायरे में आता ही नहीं था, वो केस, समझ गए? मतलब वो पावर उसकी नहीं थी, तो रिवीजन होगी, और रिवीजन करके करेक्ट कौन करेगा इसको? नेशनल कमीशन। अगर स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन को लगता है कि स्टेट डिस्प्यूट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन फेल कर गई है टू एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वेस्टेड, जो कि उसको पावर का दायरा दिया गया था, वो उसके अंदर अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकी, अपनी वर्डिट नहीं दे सकी वो कमीशन, या ऑर्डर पास नहीं कर सकी, तो नेशनल कमीशन कहेगा केस हमें दे दो, आपसे ना हो पाएगा। इफ स्टेट कमीशन हैज एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन इलीगली और विथ मटेरियल इरेगुलरिटी, प्रॉपर एविडेंस थे नहीं, बाद में वो एविडेंस आए, ठीक है, या फिर अपने पावर का गलत फायदा उठाया गया स्टेट कमीशन के द्वारा, कोई पर्सन था जो कि नेशनल कमीशन को लगा वहां पर जिसने वर्डिट दी है वो करप्ट निकला, उसने पैसे खा लिए, पूरी बात को समझा नहीं, सारी चीज़ों को देखा नहीं, प्रूफ लिए नहीं, तब स्टेट, इन 3 केसेस के अंदर जब स्टेट कमीशन के पास वो करने की अधिकारी ना हो, अपने अधिकार के दायरे में वो फेल करके वो काम करने से उसको समझ में ही ना आया कि देना क्या है, ऑर्डर या डिसीजन या वर्डिक्ट, या फिर उसने अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाया स्टेट कमीशन ने और इलीगल तरीके से काम करा हो, या फिर पूरी बात कंज्यूमर की सुनी ना हो, सारे प्रूफ इकट्ठे जो करके उसको दिए गए थे उसने नज़रअंदाज कर दिया उनको। ऐसे 3 केसेस जब बनते हैं तब केस किसके पास जाता है? नेशनल कमीशन के पास। और नेशनल कमीशन भले ही स्टेट कमीशन ने उस पर वर्डिट क्यों ना दे दिया हो या उसके सामने वो केस पेंडिंग क्यों ना पड़ा हो, नेशनल कमीशन बोल सकती है हमें दे दो, ये तुमसे ना हो पाएगा बेटा। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।